आइए आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हम बस हेडलाइंस और बड़े नंबर्स देखकर खुश हो जाते हैं और जो असली कहानी है वो कहीं छुप जाती है। तो इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों में इल्यूजन कितना है और रियलिटी कितनी। पीएनबी की आय और मुनाफे के पीछे का असली सच आखिर है क्या? चलिए डिकोड करते हैं। 5225 करोड़ रुपए। जी हाँ, यही वो धुआंधार नंबर है जिसने सबका ध्यान खींचा है। पीएनबी ने इस बार सच में कमाल का मुनाफा दर्ज किया है। अगर पिछले साल से तुलना करें ना, तो ये सीधा सीधा 15% का बड़ा उछाल है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तब भी ये करीब 2 से 2.5% बढ़ा है। एक झलक में देखने पर लगता है कि वाह, क्या शानदार पॉजिटिव मोमेंटम है। और सुनिए, पिक्चर अभी बाकी है। रिटेल इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज भी आया। बैंक ने 3 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड की घोषणा कर दी। सच्ची बात तो ये है कि मार्केट को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इस अनाउंसमेंट ने आते ही ऐसी पॉजिटिव हुलचल मचाई कि बस शुरुआती नतीजों को और भी ज्यादा सॉलिड बना दिया। अब जरा अनुमान और असलियत का फर्क देखते हैं। मार्केट एक्सपर्ट सोच रहे थे कि मुनाफा करीब 4700 करोड़ रुपए के आसपास आएगा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? 5225 करोड़। मतलब एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया गया है। बॉटम लाइन मोमेंटम इतना पॉजिटिव है कि किसी भी बैंक के लिए ऐसी रिपोर्ट एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक बड़ा और मैं कहूँगी बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अगर मुनाफा 15% बढ़ गया है तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि बैंक की टोटल आय यानी उनका रेवेन्यू वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, है ना? हम सब यही सोचते हैं कि रिकॉर्ड प्रॉफिट तो रिकॉर्ड आय के दम पर ही आता है। तो क्या सच में ऐसा है? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। तो अब आता है कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। पिछले साल बैंक की टोटल आय थी 36,705 करोड़ रुपए और इस करंट क्वार्टर में ये घटकर 36,318 करोड़ रह गई है। यानी साल दर साल आय में 1% की गिरावट। और अगर पिछले क्वार्टर से मिलाएं तो आय 2.5 से 3% तक गिरी है। सोचिए, रिकॉर्ड मुनाफा होने के बावजूद आय घट रही है। ऐसा आमतौर पर तो बिल्कुल नहीं देखा जाता। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं और बैंक की कोर आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे एनआईआई कहते हैं, उस पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एनआईआई किसी भी बैंक की आमदनी का मेन इंजन होता है। मार्केट का अनुमान था 10,800 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल एनआईआई आया सिर्फ 10,380 करोड़। पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों के मुकाबले इस कोर लेंडिंग रेवेन्यू में लगातार डी ग्रोथ हुई है। बैंक का मूल काम क्या है? लोन देना और ब्याज कमाना, और वही कोर आय यहाँ कमजोर पड़ रही है। तो अब तो ये एक पूरी मिस्ट्री बन गई। अगर टॉप लाइन रेवेन्यू और कोर नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों ही नीचे जा रहे हैं, तो आखिर मुनाफा रिकॉर्ड ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया? आय नहीं बढ़ी, फिर भी बॉटम लाइन इतनी चमक रही है, कैसे? इस पजल को सॉल्व करने के लिए अब हमें बैंक के खर्चों के अंदर झांकना होगा। असली राज यहीं छुपा है, खर्चों के आंकड़ों में। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉफिट आय बढ़ने से नहीं, बल्कि खर्चों पर चली भारी कैंची की वजह से बढ़ा है। सबसे बड़ा बदलाव आया है एम्प्लॉई कॉस्ट्स में। पिछले साल कर्मचारियों का खर्च था 5,792 करोड़, जो इस बार गिरकर सीधा 3,747 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही प्रोविजंस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1,150 करोड़ से घटकर 423 करोड़ पर आ गए हैं। सीधी सी बात है, बैंक ने पैसे कमाकर नहीं, बल्कि पैसे बचाकर ये मुनाफा दिखाया है। तो अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसे देखें तो कंक्लूजन क्या निकलता है? हेडलाइन मुनाफा मैथमेटिकली बिल्कुल सच है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इस मुनाफे की बुनियाद कोर लेंडिंग बिजनेस की ग्रोथ नहीं है, बल्कि बहुत ही अग्रेसिव कॉस्ट कंट्रोल और खर्चों में की गई कमी है। यही है वो इल्यूजन और रियलिटी का फर्क जिसकी हम बात कर रहे थे। प्रॉफिट जरूर है, पर उसकी फाउंडेशन कॉस्ट कटिंग पर टिकी हुई है। एसेट क्वालिटी का हेल्थ चेक आइए देखते हैं। अब एक बहुत ही पॉजिटिव और जरूरी बात, पीएनबी की स्टेबिलिटी के लिए जो संकेत आए हैं वो सच में काफी अच्छे हैं।
ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी ग्रॉस एनपीए लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, नीचे की तरफ जा रहा है। पिछले साल जो फिगर 3.98% था, वो अब गिरकर 2.98% पर आ गया है। एसेट क्वालिटी में सुधार का ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है और बैंक की लॉन्ग टर्म स्थिरता के लिए ये बिल्कुल एक गुड न्यूज़ है। नेट एनपीए को अगर देखें तो वहां भी ट्रेंड बिल्कुल वैसा ही और उतना ही पॉजिटिव है। नेट एनपीए गिरकर सिर्फ 0.29% रह गया है। एक बैंक के लिए ये एक बहुत हेल्दी ड्रॉप माना जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि पुराने बैड लोन्स की अच्छे से सफाई हो रही है और आगे चलकर ये चीज बैंक की बैलेंस शीट को गजब की मजबूती देगी। एसेट क्वालिटी जब ऐसी होती है ना, तो डिफॉल्ट का खतरा खुद ब खुद कम हो जाता है। शेयर होल्डर्स के लिए एक और बड़ा आकर्षण है उनका ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। पिछले साल ये 3.97 था और अब बढ़कर 4.55 हो गया है। भले ही रेवेन्यू रुका हुआ था, लेकिन एक्सपेंसेस इतने कम हुए कि बॉटम लाइन स्ट्रांग हो गई और ईपीएस अपने आप ऊपर चला गया। निवेशकों के लिए बढ़ता हुआ ईपीएस हमेशा एक बढ़िया साइन होता है, क्योंकि आखिर में हर किसी को यही देखना होता है कि प्रति शेयर उनका मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं। तो इस पूरी पिक्चर को अगर हम एक साथ रखें तो Q4 का फाइनल वर्डिक्ट आखिर है क्या? एक तरफ हमारे पास रिकॉर्ड प्रॉफिट बीट और सॉलिड एसेट क्वालिटी है, जहां एनपीएस लगातार गिर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक श्रिंकिंग रेवेन्यू मॉडल है और प्रॉफिट आने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ मैसिव एम्प्लॉय कॉस्ट कट्स हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। बैंक की फाउंडेशन तो बिल्कुल मजबूत हो रही है, पर उसकी ग्रोथ की रफ्तार पर अभी भी सवालिया निशान बने हुए हैं। और अब अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी बैंक अपनी कोर लेंडिंग रेवेन्यू को बढ़ाए बिना सिर्फ खर्चों को काटकर लंबे समय तक प्रॉफिट ग्रोथ को बरकरार रख सकता है? इसे थोड़ा इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि देखिए, खर्च काटने की भी तो आखिर एक सीमा होती है ना। लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए कोर आय का बढ़ना बिल्कुल जरूरी है। तो इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही इन फाइनेंशियल डिटेल्स को बारीकी से समझते रहिए और खुद भी इस पर विचार कीजिए।